guys, myself is Ravin Singh. You are welcome in my lecture. Today I am going to teach you a very important topic, humidity, condensation and precipitation. ये जो टॉपिक है ये हमारे भूगोल में जलवायु विज्ञान अर्थात क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को अपने स्टाइल में यहाँ पर समझेंगे, बहुत ही अलग अंदाज में। आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, बट हम लोग का जो पढ़ने का अंदाज है वो एकदम बिल्कुल अलग होगा। तो इस क्लास में मेरा पूरा फोकस रहेगा कि आपका ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपका वो यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम का कोई क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी क्या होती है? आर्द्रता, इसको हिंदी में आर्द्रता बोलते हैं। देखिए, जो मैं लेक्चर यहाँ पर पढ़ाऊँगा वो हिंदी में है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसमें इंग्लिश में भी टर्म मैं बोलूँ, जिससे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के विद्यार्थियों के लिए ये बराबर हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी क्या है। तो इसमें वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता बोलते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर is known as humidity। तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जलवाष्प की मात्रा क्या है, वाटर वेपर कितना मौजूद है, उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब वायुमंडल जो हमने इसका प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया है, एटमॉस्फेयर पर हमने डिटेल लेक्चर आपको पढ़ाया है, उसमें हमने आपको बताया था स्ट्राटा ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल की जो डिफरेंट लेयर है वो हमने आपको पढ़ा दी। तो जिन लोगों ने ना देखा हो वो पिछला लेक्चर देख ले, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल। तो जो हम टॉपिक आज पढ़ रहे हैं ह्यूमिडिटी या कंडेंसेशन या प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षण, ये सभी घटनाएं ट्रोपोस्फेयर से रिलेटेड हैं, क्षोभ मंडल से रिलेटेड है। जो एटमॉस्फेयर की स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर में सबसे निचली परत होती है उसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। तो ये जो अर्थ टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये ट्रोपोस्फेयर से रिलेटेड है। हमने आपको पढ़ाया था कि ट्रोपोस्फेयर से जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सब ट्रोपोस्फेयर से संबंधित होती हैं। तो ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सारी की सारी मौसम से रिलेटेड घटनाएं हैं, तो क्षोभ मंडल से संबंधित है। तो आर्द्रता सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती होगी? क्षोभ मंडल में। ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अब इस आर्द्रता का स्रोत क्या है, ये एटमॉस्फेयर में कैसे पहुंचती है आर्द्रता, इसको समझ लीजिए। इसका स्रोत क्या है, सोर्स, आर्द्रता का स्रोत क्या है? तो स्रोत है धरती पर उपस्थित जल के स्रोत, यानी वाटर बॉडी प्रेजेंट ऑन अर्थ।
धरती पर उपस्थित जितने भी जल स्रोत हैं, अब जल स्रोत में क्या होगा, जल स्रोत में आपका लेक आ जाएंगी, है ना, लेक हो गए, टैंक हो गए, हमारे समुद्र हो गए, महासागर हो गए, ये सारे के सारे जल स्रोत हैं। अब इन जल स्रोतों से ये पानी इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में कैसे पहुंचता है, तो हम सब जानते हैं इसके लिए इंसोलेशन, तो इसका जो फैक्टर है, इसका फैक्टर है, जो इसका कारक है वो है इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है, इस पे हमने डिटेल लेक्चर पढ़ाया हुआ है इंसोलेशन पर, इसको आप लोग देख लीजिए। इसको हिंदी में कहते हैं सूर्य तप। तो जैसे मान लो कोई वाटर बॉडी है, यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, वाटर बॉडी है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो इस पे आएंगी और इसको क्या करेंगी, वाष्पीकृत करेंगी, वाष्पीकृत करेंगी और ये वाष्प बन के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो स्रोत क्या है, जो वायुमंडल में आर्द्रता है उसका स्रोत क्या है, धरती पर उपस्थित जल के स्रोत, वाटर बॉडी प्रेजेंट ऑन अर्थ, और इसका फैक्टर क्या है, इंसोलेशन। अगर सूर्य तप नहीं होगा, सूर्य की गर्मी नहीं होगी तो इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा तो वायुमंडल में जलवाष्प नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब है कि जो ह्यूमिडिटी है वायुमंडल में वो किस पर डिपेंड करेगी, इवेपोरेशन पर, इवेपोरेशन पर, वाष्पीकरण किस पर डिपेंड करेगी, वाष्पीकरण। तो ये आपको याद रखना है, ह्यूमिडिटी और इवेपोरेशन में सीधा संबंध होता है। तो जहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा वहाँ पर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये है। अब आप देखिएगा, अगर आपने भूगोल में ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि जैसे ये हमारा ग्लोब है और ये हमारा इक्वेटर है, विषुवत रेखा, और ये हमारी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हमारी मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ। तो सन हमारा इसी बीच में परपेंडिकुलर रहता है। तो परपेंडिकुलर रहने की वजह से इंसोलेशन यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सूर्य की गर्मी, इंसोलेशन, सूर्य की गर्मी ज़्यादा प्राप्त होती है। अगर ज़्यादा प्राप्त होती है तो इस क्षेत्र में इंसोलेशन ज़्यादा होगा। तो इस क्षेत्र को कहते हैं हम ट्रॉपिकल जोन। क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन। तो ट्रॉपिकल जोन में यानी उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं, पोल की तरफ जाते हैं, 90 डिग्री की तरफ जाते हैं, तो इंसोलेशन घटता है, सूर्य तप घटता है तो इवेपोरेशन भी घटता है, और इवेपोरेशन घटता है तो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा यानी ह्यूमिडिटी भी घट जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि ह्यूमिडिटी इक्वेटर के आसपास ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी इक्वेटर के आसपास पाई जाती है, 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री साउथ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन होता है इस जगह पर, तो सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी यहाँ पर होती है। तो वायुमंडल के हर क्षेत्र में समान ह्यूमिडिटी नहीं होती है। तो इक्वेटोरियल रीजन का जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पर ह्यूमिडिटी की मात्रा ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडल में इसकी मात्रा घटती जाती है। कहने का मतलब ये हुआ, एक कंक्लूजन यहाँ पर क्या निकला, कि निष्कर्ष क्या निकला कि समय और स्थान के अनुसार आर्द्रता चेंज होती जाती है, चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है। अब देखिएगा स्थान, तो स्थान इक्वेटोरियल रीजन जो होगा इस जगह पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे तो ह्यूमिडिटी घटती जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पीसीएस में, और बार बार पूछा जाता है कि ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी। तो विषुवत रेखीय प्रदेशों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, उसके वायुमंडल में ज़्यादा होगी, और ध्रुव की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। व्हाट इज रीजन, रीजन क्या है, वहाँ पर इवेपोरेशन कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा ड्यू टू लो इंसोलेशन। ठीक है, अब समय देख लीजिए,
समय का मतलब है, जैसे हम गर्मी की बात करें तो गर्मी में इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, सर्दी में इवेपोरेशन कम हो जाएगा, तो उस समय के अनुसार भी ह्यूमिडिटी चेंज होती रहती है। अब जैसे मॉर्निंग में ह्यूमिडिटी अलग होगी, इवनिंग में अलग होगी, है ना, नून यानी दोपहर में ह्यूमिडिटी अलग होगी। तो इस समय और स्थान के साथ साथ ह्यूमिडिटी चेंज होती रहती है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ह्यूमिडिटी के बारे में आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम लोग एक यहाँ पर फैक्ट जाने, ह्यूमिडिटी हम क्यों पढ़ते हैं, आर्द्रता क्यों पढ़ते हैं, तो इस बात को आप जाने। आर्द्रता वायुमंडल में 4% पाई जाती है, ह्यूमिडिटी 4% पाई जाती है वायुमंडल के प्रति इकाई आयतन में। वायुमंडल के प्रति इकाई आयतन में ह्यूमिडिटी कितने परसेंट होती है, 4% होती है। लेकिन ये बहुत कम है, फिर भी ये जलवायु और मौसम के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, अति महत्वपूर्ण होती है। तो है तो 4%, लेकिन जलवायु और मौसम के लिए ये अति महत्वपूर्ण होती है। जलवायु ड्राई होगा, क्लाइमेट ड्राई होगा या ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, ये डिपेंड करेगा इस ह्यूमिडिटी पर। अब तो ह्यूमिडिटी का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अभी ह्यूमिडिटी कितने प्रकार की होती है इस पे भी हम आएंगे, लेकिन उसके पहले हम एक कॉन्सेप्ट आपको और समझा देते हैं। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है, ये भी आप लोग समझ लीजिए। आर्द्रता सामर्थ्य, आर्द्रता सामर्थ्य, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, शॉर्ट में हम लोग इसको HC लिखें, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। अब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को समझने के लिए कहा जाता है कि एक निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर 1 घन मीटर वायु, एक निश्चित ताप पर 1 घन मीटर वायु के द्वारा जितनी जल वाष्प धारण की जा सकती है, उसे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहते हैं, उसे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि 1 घन मीटर वायु, एक मतलब इकाई आयतन, इसको क्या बोल दोगे, वायुमंडल का इकाई आयतन, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का एक इकाई आयतन ले एक निश्चित तापमान पर, ये कुछ भी हो सकता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, जो भी हो सकता है, एक निश्चित फिक्स ले लें, और वो इकाई आयतन वायुमंडल कितनी जलवाष्प अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटी होगी, आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप किसी से कहा जाए कि आप कितना खा सकते हैं, तो कहें कि हम 4 रोटी खा सकते हैं, इसके बाद हम नहीं खा सकते, तो हमारी कैपेसिटी क्या हो गई, 4 रोटी। तो एक निश्चित जो भूख लगेगी, उस भूख को मिटाने के लिए अगर 4 रोटी की ज़रूरत है तो हम क्या कहेंगे कि वो मेरी कैपेसिटी है। इसी प्रकार इस निश्चित तापमान पर इकाई आयतन वाला जो वायुमंडल है, वायुमंडल का 1 घन मीटर आयतन कितना जलवाष्प धारण कर सकता है, सोख सकता है, वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। अब यहाँ पर मैंने बताया निश्चित तापमान पर, तो यहाँ पर तापमान बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देखिए वो क्या है, तो इसका मतलब है कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ सीधा संबंध रखती है।
टेम्परेचर ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर कम है तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होगी। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो आर्द्रता सामर्थ्य भी आपने समझा। अब कहने देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई वायु जिसका तापमान 20 डिग्री है और एक वायु है जिसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होगी और इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। अब आप देखो, एक होता है सैचुरेशन पॉइंट, या आप देखिएगा सैचुरेशन, संतृप्त। तो अब जैसे देखिएगा कि अगर जिसकी जितनी ज़्यादा कैपेसिटी है, जिसकी जो कैपेसिटी है उसको उतनी चीज़ दे दी जाए तो क्या कहेंगे, वो सैचुरेट हो गया। अब ऐसे मान लीजिए हम 4 रोटी खाते हैं, तो अगर 4 रोटी हमें दे दी जाए तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी और फिर हमें 5वीं रोटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी कैपेसिटी जितनी है और उतना ही हमें उपलब्ध करा दिया जाए तो हम सैचुरेट हो जाएंगे। सेम चीज़ हमारा वायुमंडल में भी, या हमारी जो वायु है, अगर वायु की ह्यूमिडिटी कैपेसिटी 500 ग्राम है, तो अगर उसको 500 ग्राम जल वाष्प दे दिया जाए तो जितनी क्षमता थी उतना मिल गया, तो वो क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। अब वो वायु उससे ज़्यादा जल वाष्प एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो हम ये कह सकते हैं सैचुरेशन क्या होता है, वायुमंडल सैचुरेट कब होता है, जब वायुमंडल की जितनी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है अगर उसको उतनी ही जल वाष्प उपलब्ध करा दी जाए तो वो संतृप्त वायु कहलाएगी। तो संतृप्त वायु क्या होती है, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो संतृप्त वायु क्या होगी, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बराबर जल वाष्प। तो जितनी कैपेसिटी है उसको उतना वाटर वेपर दे दिया जाए तो वो वायु क्या हो जाएगी, संतृप्त वायु। ठीक है, लेकिन ये एक निश्चित तापमान पर होगी। मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पर ये संतृप्त हुई। अब इसका टेम्परेचर बढ़ा के 30 कर दिया जाए तो इसको फिर भूख लगाएगी, तो ये अब फिर कुछ एक्स्ट्रा जल वाष्प एब्जॉर्ब करेगी, है ना। तो ये जो टेम्परेचर है ये अलग अलग हो सकता है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर एक टर्म है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट ध्यान से समझिएगा, इसको हिंदी में ओसांक कहते हैं। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, इसको ओसांक कहते हैं। तो ओसांक वो तापमान होता है जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो जाती है। तो ओसांक क्या होता है, वह तापमान होता है जिस पर वायु संतृप्त हो जाती है, वायु संतृप्त हो जाती है, उस तापमान को क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट। अब मान लीजिए कि कोई वायु 20 डिग्री सेल्सियस पर सैचुरेट होती है तो उसका ड्यू पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। कोई वायु 30 डिग्री सेल्सियस पर वो सैचुरेट होती है तो उसका ड्यू पॉइंट हो गया 30 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि ड्यू पॉइंट ये समय और स्थान के हिसाब से चेंज होता रहता है। ये कैसा होता रहता है, चेंज, समय और स्थान के अनुसार ये क्या होगा, चेंज होगा। तो कभी ड्यू पॉइंट 20 डिग्री है तो कभी ड्यू पॉइंट 30 डिग्री है तो कभी 40 डिग्री होगा तो कभी 10 डिग्री भी होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। तो ड्यू पॉइंट क्या है, ठीक है, एट दैट टेम्परेचर एयर इज सैचुरेट, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, ड्यू पॉइंट। ठीक है, तो ओसांक आपको समझ में आ गया। अब आप एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पर, कंडेंसेशन यानी संघनन। ड्यू पॉइंट यानी
संघनन। अब संघनन क्या होता है? संघनन, पहली बात तो ये जान लो कि संघनन कब होता है। तो हमेशा संघनन उषांक के नीचे होता है। संघनन हमेशा ड्यू पॉइंट के नीचे शुरू होता है। मान लीजिए कि अगर किसी वायु का ड्यू पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस है तो 19.9999 डिग्री सेल्सियस पर वो कंडेंसेशन उसका शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब 20 डिग्री से जैसे ही थोड़ा कम आएंगे वैसे ही संघनन शुरू होगा। तो संघनन हमेशा ड्यू पॉइंट के नीचे शुरू होता है। तो कंडेंसेशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बिलो ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट के नीचे से संघनन की शुरुआत होती है। अब संघनन क्या है इसको भी समझ लो भाई। जो लोग साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, जो आर्ट एंड कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, वो समझ लें कि संघनन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास वाटर है ना। वाटर अगर वेपर के फॉर्म में है, वाष्प के फॉर्म में है, और वाष्प के फॉर्म में अगर ये वेपर है तो ये फिर से जल बने या ठोस बने। तो वाष्प जब जल और ठोस में चेंज होता है तो इस क्रिया को संघनन कहते हैं, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब आप देखो कंडेंसेशन के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखिए कंडेंसेशन में एक चीज़ आप याद रखिएगा कि हमेशा टेम्परेचर नीचे जाना चाहिए। टेम्परेचर अगर नीचे जा रहा है तो मीन्स वो ठंडा हो रहा है, और जब ठंडा हो रहा है तो जैसे जल वाष्प के कण ये दूर दूर होते हैं, दूर दूर बिखरे होते हैं, है ना। ये गैस के फॉर्म में होता है, ये गर्म है इसलिए दूर दूर है, और जैसे ही इसका तापमान घटा देंगे तो ये ठंडा होने लगेगा। और जैसे ही ठंडा होने लगेगा तो जब इनकी गर्मी शांत होगी, जैसे कहते हैं दो लोग लड़ जाते हैं, गर्मी हो जाती है तो ये दूर दूर भाग जाते हैं, और जब उनका गुस्सा शांत होता है तो फिर से वो नज़दीक आ जाते हैं। तो जब इनके पास गर्मी है तो दूर दूर हैं, और जब ये ठंडा होने लगेगा तो इनका गुस्सा शांत होगा और ये सभी एक जगह नज़दीक आने लगेंगे। तो ये एक जगह इकट्ठा होने लगेंगे, और जैसे ही जल वाष्प इकट्ठा होने लगेगा तो जल बनेगा, और ज़्यादा इकट्ठा होंगे तो ठोस बनेगा। ठोस मतलब बर्फ बन जाएगी। तो संघनन में क्या होता है, दूर दूर फैले हुए कण नज़दीक आने लगते हैं। ठीक है, इस क्रिया को संघनन कहते हैं। और नज़दीक तब आएंगे जब टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक है, दूसरा संघनन तभी संभव है जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, जल वाष्प है। अगर जल वाष्प है ही नहीं तो संघनन किसका होगा। तो संघनन के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो टेम्परेचर घटता होना चाहिए, गिरता हुआ टेम्परेचर होना चाहिए, और ह्यूमिडिटी भी उपस्थित होनी चाहिए। ठीक है, तो ये संघनन हो गया। संघनन आपने समझ लिया। तो अभी तक आपने क्या समझा ये ज़रा देख लो। अभी तक हमने आपको क्या क्या समझाया। अभी तक हमने कुछ पॉइंट क्लियर किए। आर्द्रता क्या होती है ये क्लियर हो गया आपका, यानी जलवाष्प क्या होती है, और आर्द्रता सामर्थ्य क्या होती है, आर्द्रता सामर्थ्य क्या होती है, ये आपको बता दिया, ये क्लियर हो गया। ठीक है, फिर आपको उन्होंने बताया उषांक क्या होता है। उषांक यानी ड्यू पॉइंट क्या होता है, ये आपका क्लियर हो गया। फिर हमने आपको बताया संघनन क्या होता है। संघनन क्या होता है यानी कंडेंसेशन क्या होता है, ये आपका क्लियर हो गया। इतनी चीज़ें हमने आपको, चार चीज़ें आपको समझा दी। अब आप यहाँ पर देखिएगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, या फिर हमारी लाइव क्लास में आप इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे कोई समस्या है। अब आप देखिएगा, अभी हम लोग आर्द्रता पे बैक लौटेंगे कि आर्द्रता कितने प्रकार का होता है, और आर्द्रता से प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण यानी वर्षा कैसे होती है, इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आर्द्रता है तो संघनन होगा। हमने क्या कहा, संघनन के लिए दो चीज़ें, घटता हुआ तापमान और आर्द्रता, दो चीज़ें। अगर आर्द्रता है तो तापमान घटेगा तो संघनन होगा, और जब संघनन होगा तो संघनन से जानते क्या क्या बनेगा। संघनन से ओस बनेगी, ड्यू, और संघनन से पाला, पाला को फ्रॉस्ट कहते हैं इंग्लिश में, फ्रॉस्ट बनेगा। कोहरा, कोहरा बनेगा यानी ये फॉग, और एक कुहासा,
कुहासा इसको कहते हैं मिस्ट, इसको कुहासा को धुंध भी कहते हैं, धुंध भी कहते हैं। और आप देखिएगा संघनन से बादल बनेंगे, क्लाउड बनेंगे, ठीक है। अभी हम इसको आपको डिफरेंस बताएंगे, ओस, पाला, कोहरा, कुहासा, धुंध, बादल में डिफरेंस क्या होते हैं। लेकिन ये सभी किसका रिजल्ट है, ये सभी रिजल्ट किसका है, कंडेंसेशन का, ठीक है। तो संघनन का रिजल्ट क्या होता है, जब संघनन होगा तो या तो वाष्प आपको देखने को मिलेगी, या तो आपको पाला देखने को मिलेगा, या आपको कोहरा देखने को मिलेगा, या कुहासा देखने को, या बादल देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, इनको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को, लेकिन हम लोग बैक अभी लौटते हैं, अभी आर्द्रता टॉपिक हमारा फिनिश नहीं हुआ है। तो अब हम लोग आर्द्रता में आगे बढ़ते हैं, ह्यूमिडिटी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ड्यू पॉइंट आप लोग बताओ जल्दी से, क्या ड्यू पॉइंट हमेशा सेम रहेगा? जी नहीं, ड्यू पॉइंट समय और स्थान के साथ साथ चेंज होता चला जाता है। ड्यू पॉइंट समय और स्थान के साथ साथ बदलता है। तो आपसे पूछ लेगा आईएएस में, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, स्टेटमेंट नंबर 1, और इसमें लिखेगा ड्यू पॉइंट हमेशा फिक्स रहता है, और दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि ड्यू पॉइंट के नीचे संघनन शुरू होता है, नीचे संघनन शुरू होता है। तो अब इसमें कहेगा कि आप आंसर बताइए ए बी सी डी, इसमें कहेगा केवल एक सही, केवल एक सही, इसमें बता देगा केवल दो सही, और फिर कहेगा एक व दो दोनों सही, और फिर कहेगा नन ऑफ दीज, ना तो एक सही, ना तो एक सही, और ना तो दो सही। तो आपको पता है कि डीपी यानी ड्यू पॉइंट फिक्स नहीं रहता है, ये समय और स्थान के साथ चेंज होता है, इसलिए एक तो गलत है, और संघनन ड्यू पॉइंट के नीचे शुरू होता है, इसलिए दूसरा सही है। तो आंसर क्या होगा? बी। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं, वो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपका यूपीएससी का क्वेश्चन, आईएएस का क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम लोग ह्यूमिडिटी के टाइप पर आते हैं।